हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान लेके आए हैं और किस कक्षा का? कक्षा 8वीं का। और ये आपकी वार्षिक परीक्षा 2022-23 का अभ्यास प्रश्न पत्र है और ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। बच्चों, आपको कैसे पेपर की तैयारी करना है हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आपका विषय कौन सा है? विषय विज्ञान खंड अ, और ये लिखित परीक्षा के लिए है। और कितने मार्क्स का आएगा? ये 60 मार्क्स का आएगा। और आपको कितने समय रहेगा? 2.5 घंटा। इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न निर्धारित अंक अपने सामने दिए हैं। तो देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, हमने इस पे देखिए, ये आपके 10 अंक के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं यहाँ पे। ये 10 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। उसके बाद ये प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सहित आपको यहाँ पे बताएं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर यहाँ पे हमने कितने प्रश्न आएंगे? आपको 24 प्रश्न आएंगे। ये प्रत्येक 24 प्रश्नों को बताएं, जो 5 अंक के हैं, आपके 3 अंक के हैं, ये देखिए, और चित्र सहित हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अधिक आपके प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया प्रश्न पत्र है और इसी के माध्यम से आपको पेपर में आना है। और आपकी बोर्ड परीक्षा है और आपके सेंटर आपके स्कूल से बाहर में रहेंगे, इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हम बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। निर्देश रहेंगे, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये विकल्प हैं, आपको 10 विकल्प आएंगे, इसमें सही विकल्प चुन के लिखना है। प्रश्न 1 क्या है? यूरिया उर्वरक है। ए नंबर दिया नाइट्रोजनी, बी नंबर स्फुरी, सी नंबर पोटेशिया और डी नंबर संयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर नाइट्रोजनी। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोकोकस, स्टेफिलोकोकस और इश्यूडोमोनास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना कहा जाता है। प्रश्न क्या है? काला सोना कहा जाता है। ए नंबर कोयला को, बी नंबर कोक को और सी नंबर पेट्रोलियम को, डी नंबर कोलतार को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काला सोना कहा जाता है, किसे कहा जाता है काला सोना? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? किसे सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? तो आप उत्तर बताइए यहाँ पे। मध्य क्षेत्र, सबसे बाहरी क्षेत्र और सबसे आंतरिक क्षेत्र और डी नंबर निचला क्षेत्र। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या आएगा चौथे का? तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, सबसे बाहरी क्षेत्र। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बी नंबर राष्ट्रीय उद्यान, सी नंबर वन्य जीव अभ्यारण्य और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 5वें का? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वन्य जीव अभ्यारण्य। किसके लिए? जंतु एवं उनके आवास, इसलिए क्या आएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है। ए नंबर मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा, कायांतरण द्वारा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, बताइए 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम है। तो लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या होगा? ए नंबर पीयूष ग्रंथि, बी नंबर अग्नाशय ग्रंथि, सी नंबर थायराइड ग्रंथि और डी नंबर एडिनल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर पीयूष ग्रंथि। ए नंबर का आंसर सही है इसका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखना है। पानी की टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ, ब, स एवं 10 बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा? देखिए यहाँ अ, ब, स, द। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए, ब तथा स, बी नंबर अ तथा ब, सी नंबर स तथा द और डी नंबर अ तथा स। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? पानी की टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ, ब, स, द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये ब और स, ये दोनों नल एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए इसका सही आंसर ए नंबर आएगा, ब और प तथा स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें घर्षण बल घटता है? टायरों को खांचेदार बनाकर, साइकिल में ब्रेक लगाकर, जूतों की तली खांचेदार बनाकर और कैरम पर पाउडर का उपयोग करना। निम्न में से किसमें घर्षण बल घटता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, कैरम पर पाउडर का उपयोग करना। इससे क्या होता है? घर्षण बल घटता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 10 क्या है देखिए, खेल पद्धति द्वारा चाक्षुष स्वीकृति युक्त व्यक्ति है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर केवल पढ़ सकता है, केवल लिख सकता है, पढ़ तथा लिख सकता है, निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा खेल पद्धति, सॉरी खेल नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे आप? बेल, यहाँ पे बैल है, बैल पद्धति द्वारा चाक्षुष स्वीकृति युक्त व्यक्ति है। तो इसमें सही आएगा आंसर सी नंबर का, पढ़ तथा लिख सकता है। कौन सी? बेल पद्धति द्वारा चाक्षुष स्वीकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकता है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। अब यहाँ से आपके प्रश्न नंबर 11 से 20 तक जो प्रश्न रहेंगे ये आपके लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। ये 3 अंक के, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न, यानी आपके 3 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? तो उत्तर बता देंगे। वैक्सीन मीन्स होता है टीका, हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है। कौन? वैक्सीन हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए हमें क्या करता है? तैयार करता है। यह एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव है। और वैक्सीन क्या है? यह एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं हम, तो प्रश्न नंबर 11 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? शेड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या लाभ है? तो आप उत्तर में लिखेंगे शेड्रिल यंत्र द्वारा बुआई, यहाँ बुआई आ गया, इसको पढ़ेंगे आप बुआई। क्या पढ़ेंगे? बुआई। इसको क्या पढ़ लेंगे आप? बुआई करने में निम्न लाभ हैं। नंबर 1, शेड्रिल यंत्र द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। जब हम शेड्रिल यंत्र का उपयोग करते हैं और जब हम बीज की बुआई करते हैं तो वहाँ पे बीज क्या होता है? समान दूरी व गहराई पर उसमें बनी रहती है। समान दूरी पर गिरेगा बीज और उसकी समान गहराई से ही चलेगा। दूसरा लाभ क्या है? बुआई के बाद बीज मिट्टी में अच्छे से ढक जाता है। जब हम बुआई करते हैं उसके बाद जो बीज होता है वो मिट्टी में क्या होता है? अच्छे से ढक जाता है। और तीसरा बता दें, क्योंकि 3 अंक है तो 3 ही लाभ बता दें। तीसरा क्या बताएंगे? शेड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। किसके द्वारा? शेड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा है विस्तृत एवं नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्या है? विस्तृत एवं नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हमने उत्तर यहाँ से चालू किए, उत्तर में लिख दिए विस्तृत एवं नियमित परावर्तन में 2 अंतर निम्न हैं। सबसे पहले हम विस्तृत परावर्तन बता देते हैं, उसके बाद नियमित परावर्तन। आप इसको एक के नीचे एक करके भी लिख सकते हैं, 2 डिब्बे बना के। विस्तृत परावर्तन एक साइड नियमित परावर्तन। तो देखिए विस्तृत परावर्तन असमान तल से होता है। विस्तृत परावर्तन क्या होता है? असमान तल से होता है। जबकि नियमित परावर्तन क्या होता है? समान तल से होता है। एक अंतर हो गया आपका विस्तृत परावर्तन और नियमित परावर्तन में। क्या बता देंगे पहले अंतर को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। विस्तृत परावर्तन असमान तल से होता है, जबकि नियमित परावर्तन समान तल से होता है। दूसरा अंतर देखिए, विस्तृत परावर्तन में आपतित किरण परावर्तित किरण का मान भिन्न होता है। विस्तृत परावर्तन में आपतित किरण व परावर्तित किरण का मान कैसा होता है? भिन्न होता है। जबकि नियमित परावर्तन में आपतित किरण व परावर्तित किरण का मान बराबर होता है। इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे आपको विस्तृत परावर्तन और नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर यहाँ लिख के बता दी। आपका 3 अंक का प्रश्न रहेगा, आप 2 अंक लिखेंगे, 3 पॉइंट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और 2 में भी आपको, क्योंकि 2 पूछा है इसलिए 2 अंतर ही बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो देखिए पेट्रोलियम के संघटक हमने एक साइड लिख दी, एक साइड उपयोग लिख दिए। पेट्रोलियम संघटक क्या होगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं। घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम क्या कहते हैं? एलपीजी गैस। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। दूसरा है पेट्रोल संघटक, पेट्रोलियम को दूसरा संघटक क्या? पेट्रोल। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। फिर तीसरा मिट्टी का तेल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए। यहाँ पे आपका लिए यहाँ पे आना था, एक्चुअली लिए इस साइड आ गया है, आप यहाँ पे लिए लिख देंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे विलायक, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, ठीक है, यहाँ पे शुष्क धुलाई के लिए और विलायक के लिए। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे आपका रूप में। फिर डीजल का उपयोग कहाँ करते हैं? पेट्रोलियम संघटक क्या हो गया? डीजल। इसको भारी मोटर वाहनों के लिए। फिर अगला पेट्रोलियम घटक क्या हो गया? पैराफिन मोम।
तो पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ करते हैं हम? मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 14 में है, आपको हमने जो उसके पेट्रोलियम संघटक और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये बता दिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया देखिए, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है ये भी बताना है, उसको उदाहरण भी बताना है। चलिए, लैंगिक जनन हमने एक लिख दिए, एक अलैंगिक जनन लिख दिए। आप इसको इस प्रकार से दो खंड बना के लिख सकते हैं, जैसे जिस प्रकार से लिख दीजिएगा, यहाँ पे लैंगिक जनन लिख दीजिए अलैंगिक, यहाँ पे लैंगिक जनन पॉइंट लिख दीजिए अलैंगिक जनन के। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला अंतर, लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है। तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। फिर दूसरा देखिए, लैंगिक जनन में युग्मज विकसित होकर नया जीवन बनाते हैं और अलैंगिक जनन में जनक के एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं तथा जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है। और इसके उदाहरण बता देंगे। ये किसमें होता है लैंगिक जनन, मनुष्य, गाय, भैंस। और अलैंगिक जनन के किसमें होता है, हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम। इस प्रकार से यहाँ पे आपको हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है ये बताया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं क्यों? देखिए, पुरुष और महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ बोलने की जो ध्वनि होती है वो भिन्न भिन्न होती है क्यों? तो आप उत्तर बता देंगे, बहुत सरल उत्तर है इसका। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm एवं महिलाओं में इनकी लंबाई कितनी होती है, 15 mm। और बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। बहुत ही सिंपल आंसर था, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन का उपयोग बताइए। एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। इसका उपयोग नकली आभूषण, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, ट्रैक्टर के पार्ट्स, लोहे की वस्तु पर टीन की परत आदि में किया जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ लिखिए आएगा, कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए, तो थोड़ा सा आप सुधार लेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है तीव्र दहन। तो तीव्र दहन क्या है? जब गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तीव्र दहन कहलाती है। जब गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तीव्र दहन कहलाता है। जैसे कौन सी गैस? एलपीजी गैस, सीएनजी, जलती हुई माचिस की तीली आदि इसके उदाहरण हो गए। तो यहाँ पे आपका तीव्र दहन कन्फर्म हुआ। अब देखिए स्वतः दहन, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। तो तीव्र दहन और स्वतः दहन कंप्लीट हुआ। उदाहरण क्या हुआ स्वतः दहन का? सफेद फास्फोरस का दहन, जंगल में आग का लगना आदि। विस्फोटक, जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। तो इस प्रकार बच्चों आपको तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक के बारे में हमने यहाँ बताया उदाहरण सहित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए और किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। तो बच्चों सबसे पहले आपको वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या है वो बता देते हैं। तो देखिए, वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या है? ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी, वन्य जीव क्या रहते हैं? सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, उन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित विशाल क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। तो ये आपको राष्ट्रीय उद्यान और वन प्राणी अभ्यारण्य में अंतर बताया हमने। और दो राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गए? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान है तो, लेकिन आपको यहाँ दो पूछा इसलिए हमने दो के साथ एक 3 लिख दी कि यदि एक भूल जाए तो आपको एक याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट और जो आपका 3 अंक के प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। किसमें कह रहा है? किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि संवेदन ग्रंथियों की
अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और प्रश्न 11 से प्रश्न 20 तक आपके 3 अंक के प्रश्न आएंगे। अब इसके बाद जो आपके प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न, ये प्रश्न आपके कितने अंक के रहेंगे? 5 अंक के रहेंगे। और कितने प्रश्न रहेंगे? ये आपके 4 प्रश्न रहेंगे 21 से 24 तक। तो चलिए 21 नंबर, और इनमें एक और चीज़ है, यहाँ 2 प्रश्न दिए रहेंगे, एक अथवे में रहेगा। आपको दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। जो प्रश्न आपको सरल लगेगा आप उसका उत्तर लिखेंगे। हमने यहाँ पे इस वीडियो में दोनों अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर आपको बताएं। चलिए दीर्घोत्तरी प्रश्न 21 से 24 तक है। प्रश्न 21 क्या कह रहा है? भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हमें भूकंप आता है, उससे बचने के लिए जो परिस्थिति दी है, पहली परिस्थिति दी है, यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे, यदि आप घर के बाहर हैं तो क्या करेंगे। चलिए पहली परिस्थिति क्या कह रही है? यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे। यदि भूकंप आता है और आप घर में हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ये 3 बिंदु के आधार पर हमने यहाँ बताएं। पहला, किसी मेज के नीचे आश्रय लेंगे तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहेंगे। किसी भी मेज के नीचे हम क्या ले लेंगे? आश्रय लेंगे तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहेंगे। दूसरा कारण, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहेंगे जो हम पर गिर सकती है। हमें ऐसी ऊंची या भारी वस्तुओं से कैसा रहना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। यदि हम उनके पास है तो हमारे ऊपर गिर जाएंगी तो उससे हमें क्या होगी? हानि होगी। तीसरा, यदि हम बिस्तर पर हैं, बिस्तर पर सोए हुए हैं तो उठेंगे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करेंगे। और अपना जो सिर है उसका किससे बचाव करेंगे? तकिए से बचाव करेंगे। इस प्रकार से आपकी पहली कंडीशन के यहाँ 3 पॉइंट आपको बता दी। यदि आप घर में हैं तो क्या क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करेंगे, तो उसका उत्तर देखिए। यदि हम घर से बाहर हैं तो भवन, वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजकर धरती पर लेट जाएंगे। दूसरा, यदि हम किसी वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे किसी खुले हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। 21 का अथवा वाला प्रश्न भी, अब इन दोनों में से आपको जो बने उसका उत्तर लिखना था। यहाँ अथवे का भी उत्तर बता दिए, लेकिन आपको अभी सभी प्रश्न तैयार करना है पेपर के दृष्टिकोण से। चलिए प्रश्न नंबर 18 में क्या कह रहा है? 21 का अथवे में, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल को उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? असंपर्क बल, किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो उसके संपर्क में आए बगैर लगता है, असंपर्क बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो उसके संपर्क में आए बगैर लगता है, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण जैसे चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों पर लगाया गया बल। किसके द्वारा? चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों पर लगाया गया बल। ये क्या हो गया? असंपर्क बल। दूसरा, स्थिर वैद्युत बल क्या है? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट करते रहे, स्थिर वैद्युत बल क्या है? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तु के संपर्क में न होने पर भी यह कार्य करता है, इसलिए इसे स्थिर वैद्युत बल एक असंपर्क बल है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण की बात किया। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जैसे प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण में, पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी पृथ्वी की ओर ही गिरते हैं, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 21 का अथवा आपका प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखिए, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण सही समझाइए। देखिए, घर्षण हानिकारक है परंतु यदि घर्षण ना हो तो हम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। यदि घर्षण नहीं है तो हम चल नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, भोजन का पाचन नहीं कर सकते घर्षण के बिना। नंबर 3, वाहन सड़क पर नहीं चला सकते किसके बिना? घर्षण के बिना। चाक से बोर्ड पर लिख नहीं सकते और भारी सामान आसानी से सरका नहीं सकते किसके बिना? घर्षण के बिना। तो घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। तो क्यों अनिवार्य है आपको हमने बता दी। नेक्स्ट अगला उसका अथवे का प्रश्न देखिए। अथवे का प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। देखिए, यहाँ पे विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ कैसे है उसके आंसर बता रहे हैं। देखिए इसका क्रियाकलाप, यहाँ पे क्रियाकलाप देखिए। सबसे पहले आपको क्रियाकलाप में क्या लगेगा? आवश्यक सामग्री, क्योंकि हमको उसका चित्र ये बना हुआ है, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ सरल परिपथ है। इसमें हमें क्या लगेगा? कॉपर सल्फेट। 10 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर आकार की 2 तांबे की प्लेट लगेंगी। क्या लगेगा हमें? कॉपर। आवश्यक सामग्री में है कॉपर सल्फेट लगेगा। 10 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर आकार की 2 तांबे की प्लेट, स्वच्छ तथा सूखा बीकर, आशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल और तनु सल्फ्यूरिक एसिड, इतनी सामान की आवश्यकता होगी।
अब इसको हम इस प्रकार से इसका चित्र देखिए बना हुआ है। ये तांबे की प्लेट हैं, ये सल्फेट कॉपर सल्फेट का विलयन है अंदर, और ये परिपथ बना हुआ है। अब देखिए इस परिपथ को कैसे हम इसको, विधि क्या है, विधि में पढ़ लेते हैं। विधि क्या दी हुई है, बीकर में 250 मिली आसुत जल भरकर उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट घोल लेते हैं। जो बीकर है हमारा, बीकर में हम क्या करेंगे, 250 मिलीलीटर आसुत जल भरकर उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट घोल लेते हैं। इसको अधिक चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। इसे अधिक चालक बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ बूंदे किसकी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ करके तथा पानी से धोकर एवं सुखाने के बाद इन्हें एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। हमने इतनी प्रोसेसिंग कर दी है। अब किसमें डुबा दी, हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिए। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रभावित की, और इस परिपथ में हमने क्या की, 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रभावित किए। करने के बाद प्लेटों को विलयन से निकाल लेते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, प्लेटों को विलयन से निकाल लिए। जब प्लेटों को विलयन से निकाले तो निरीक्षण करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, हम देखते हैं कि बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर तांबे जैसे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 22 का अथवा का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसका प्रश्न नंबर 23 देखिए, वनों उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनों का उन्मूलन यानी वनों काटने से जो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वनों के उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, वनों उन्मूलन से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वन उन्मूलन से क्या होगा, वनों उन्मूलन से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वनों से बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वनों उन्मूलन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। चौथा पॉइंट, भूमि पर वृक्षों की कमी से मृदा की ऊपरी परत हट जाती है और इससे नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। उसके बाद उसी का बी नंबर का प्रश्न है, वनों उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वनों का उन्मूलन करते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप उत्तर बहुत आसान उत्तर दिए हैं, छोटा सा उत्तर है। वन उन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। इस प्रकार इसका बी नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब आपका उसके अथवे का प्रश्न कौन सा था, आपका प्रश्न नंबर 23। अब उसका अथवे का प्रश्न क्या कह रहा है, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। कागज का पुनः चक्रण जो हो रहा है उस पर टिप्पणी लिखना है। देखिए उत्तर में क्या बताएंगे, वृक्ष ऊर्जा और जल की बचत के लिए कागज की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना आवश्यक है। इसके लिए वृक्ष ऊर्जा जल की बचत के लिए कागज की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना आवश्यक है। हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। हमें 1 टन कागज बनाने के लिए 17 पूर्ण रूपेण विकसित वृक्षों की आवश्यकता होती है, और कागज की बचत से वनों के साथ साथ कागज के उत्पादन में प्रयुक्त जल, ऊर्जा, हानिकारक रसायनों की भी बचत होती है। अब हम निम्न कार्यों के द्वारा कागज की बचत कर सकते हैं। कैसे, नंबर 1, कागज का पुनः चक्रण करके लगभग 5 से 7 बार तक। दूसरा, कागज का पुनः उपयोग करके। तीसरा, कागज की बचत के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर। और चौथा, कंप्यूटर या टैबलेट का उपयोग करके। इस प्रकार हम कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 23 का अथवे का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 24, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव कान का नामांकित चित्र बनाइए, बनाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो बच्चों आपको मानव का जो कान या कर्ण चित्र है इस प्रकार से बना देंगे और उसकी कार्यप्रणाली को आपको समझाना है। अब देखिए उसकी कार्यप्रणाली कैसे समझाएंगे। जब ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है, ध्वनि यानी जो आवाज़ हमारे कान में प्रवेश करती है, तो यह एक नली से गुजरकर कर्ण के पटह तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है, कर्ण के पटह तक पहुंचती है। ध्वनि के कंपन कर्ण पटह को कंपित कर देते हैं, और ये पटह को कंपित कर देते हैं। कर्ण पटह कंपनों को आंतरिक कर्ण तक, ये वाला आंतरिक कर्ण तक भेज देता है। कहाँ तक भेज देता है, आंतरिक कर्ण तक भेज देता है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से क्या करते हैं, संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुन सकते हैं। तो ये आपकी कार्यप्रणाली हो गई, और ये कान का चित्र हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक चित्र आपको बनाने के लिए आएगा, चाहे कान का हो या आँख का हो। यहाँ पे कान इसके अथवा में दिया है, अथवा का प्रश्न है, मानव नेत्र नामांकित चित्र बनाइए। तो आप मानव नेत्र का नामांकित चित्र इस प्रकार से बना देंगे और उसके नाम बता देंगे। यहाँ पे क्या है, पक्षमाभ पेशी, ये क्या है, परितारिका, ये क्या है, लेंस, ये यहाँ पे क्या है, कार्निया, ये रेटिना हो गया, और ये प्रकाशिक तंत्रिका। अब इसके बाद विभिन्न भागों के कार्य, तो नेत्र के विभिन्न भागों के कार्य देखिए। हमने उत्तर में क्या बताया, नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचाता है। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया
कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। इसमें एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है एवं इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है तथा नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है, यह प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पर जो आँख का नामांकित चित्र बनाना है और नेत्र के विभिन्न भागों का कार्य आप अलग अलग करके बता सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक साथ बता दिए हैं। तो यहाँ पे आपके कितने प्रश्न कंप्लीट हो गए? ये प्रश्न 24 कंप्लीट हो गए, क्योंकि आपके पेपर में 10 प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे और 11 से 20 तक आपके कितने अंक के? 3 अंक के प्रश्न रहेंगे और 21 से 24 तक आपके 4 प्रश्न 5-5 अंक के रहेंगे। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। और अभी आपके पास समय बहुत है, क्योंकि आपकी परीक्षा कब से शुरू होने वाली है? 25 तारीख से, 25 मार्च से है। तो पहला पेपर आपका किसका है? विज्ञान का ही, जहाँ तक आपने टाइम टेबल देखे होंगे, क्योंकि टाइम टेबल चेंज हो चुका है। पहले 23-24 से थी, अब 25 से हो गई है। यदि आपको हमारे द्वारा जो विज्ञान का जो प्रश्न पत्र, अभ्यास प्रश्न पत्र बनाया गया अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।